अगर एक मॉडर्न इंजीनियर ब्रॉन्ज एज इजिप्ट में जाग जाए तो क्या होगा? डे 1, तुम 2500 BC में आग खोलते हो। वो लोग ग्रेट पिरामिड हाथ से बना रहे हैं। तुम देखते हो 800 आदमी एक पत्थर का ब्लॉक 3 दिन तक घसीटते हैं। तुम लकड़ी और रस्सी से क्रेन बना देते हो सिर्फ एक दोपहर में। अब जो काम 800 आदमी करते थे वो एक आदमी कर रहा है। फोरमैन तुम्हें देखता है और चुपचाप बैठ जाता है। डे 2, फोरमैन वर्कर्स गिनता है। उसे समझ आता है कि अब उसे सिर्फ 10% वर्कर्स चाहिए, बाकी 90% का क्या करे उसे समझ नहीं आता। डे 3, तुम एक ऐसा ओवन बनाते हो जो आयरन पिघला सकता है। वो लोग सदियों से आयरन ओर पर चल रहे थे मगर उसे कभी यूज नहीं किया। पहली आयरन ब्लेड निकलती है, एक सोल्जर उसे ब्रॉन्ज स्वॉर्ड पर मारता है। ब्रॉन्ज लकड़ी की तरह टूट जाता है। फेरो का जनरल फौरन तुम्हें बुलाता है। डे 4, वो पत्थर रखकर दुआ करते हैं कि दीवार गिरे ना। तुम उन्हें आर्च दिखाते हो, ऐसे पत्थर जो खुद को खुद संभलते हैं, न रस्सी न सपोर्ट। चीफ बिल्डर इतनी देर तक आर्च को देखता रहता है कि उसका अप्रेंटिस पूछता है, उस्ताद आप सांस ले रहे हैं? डे 5, सोक्रेटिस अभी पैदा भी नहीं हुआ, 2000 साल बाद होगा। कोई नहीं पूछ रहा मगर पिरामिड होता क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री का तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव हफ्ता चल रहा है। वीक 1, फेरो पूछता है, तुम और क्या जानते हो? तुम कहते हो सब कुछ। वो कहता है साबित करो। तुम उसके पिरामिड की तरफ इशारा करते हो। उसे बनने में 20 साल लगने वाले थे। तुम कहते हो मुझे 6 महीने दो। वो तुम्हें इजिप्ट का सबसे बड़ा ऑनर देता है, अपने कब्र के पास तुम्हारे लिए भी एक मकबरा। एंशिएंट इजिप्ट में इससे बड़ा प्रमोशन नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता होता अमीर बनने के लिए एंशिएंट रोम में, तो तुम क्या करते? डे 1, तुम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। तुम बैरक्स में सबसे कमजोर ग्लैडिएटर ढूंढते हो। लंबा है, बॉडी ठीक ठाक है, लेकिन वार्म अप के बाद ही सांस फूल जाती है। ट्रेनिंग करवाने के बजाय तुम उसे अपने साथ खाना पकाने ले आते हो। खुली आग पर सॉसेजेस तलते हो। आलू को पतला काटकर गर्म तेल में डालते हो। जब बाकी तलवारी टकरा रहे होते हैं, वो आग संभाल रहा होता है। फिर तुम उसे और कमजोर दिखाते हो। उसे मार्केट प्लेस भेजते हो, पानी की बाल्टियां अजीब तरीके से उठाए हो। ट्रेनिंग के दौरान वो जानबूझकर शील्ड गिरा देता है, आसान वार मिस करता है, खुद को धक्के खाने देता है। लोग देखते हैं, बात फैलती है। डे 3, तुम कॉलोसियम के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा देते हो। तुम्हारा फाइटर अब भी कमजोर लग रहा है। तुम जोर जोर से गारंटी देते हो कि वो जीतेगा और उस पर हैवी बेट्स लगा देते हो। लोग तुम्हारे मुंह पर हंसते हैं, उसके खिलाफ पैसा बरसने लगता है। वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम फ्री सैंपल्स बांटते रहते हो। डे 7, तुम अरीना में ऊपर बैठे होते हो जब उसका अपोनेंट बाहर आता है। 8 फुट लंबा, मसल्स के ऊपर मसल्स। फाइट जल्दी खत्म हो जाती है। तुम हर बैट हार जाते हो, लेकिन बाहर लाइन पूरे अरीना के गिर्द लपेट चुकी होती है। सूरज गुरूब होने तक एक भी सॉसेज नहीं बचता। सोचो, तुम 1849 के गोल्ड रश में आग खोलते हो। हजारों लोग बर्फ जैसी ठंडी नदियों में घुटनों तक डूबे हुए जानवरों की तरह मिट्टी खोद रहे हैं, मगर तुम बेलचा नहीं उठाते। तुम पैन भी नहीं बेचते। तुम नदी को देखते हो। गोल्ड वहाँ नहीं रुकता जहाँ पानी तेज भागता है। गोल्ड वहाँ जमता है जहाँ करंट धीमा पड़ता है। टाइट बेंड्स, तंग कैनियन की दीवारें और थोड़ा ऊपर एक चोक पॉइंट तुम्हें समझ आ जाता है। फिर तुम डील करते हो। सबसे मायूस माइनर्स ढूंढते हो, वो जो ऑलरेडी हार रहे हैं। फिर तुम ब्लास्टिंग पाउडर खरीदते हो। पूरा कैनियन नहीं उड़ाते, सिर्फ उतना जितना जरूरी है। एक्सप्लोजन गूंजता है, वादी फट जाती है, पानी का रुख बदलता है, पत्थर गिरते हैं और एक बिल्कुल अनछुआ रिवर बेड अचानक नंगा हो जाता है। केओस अभी बैठा भी नहीं होता, तुम क्लेम फाइल कर देते हो। लोग अभी समझ भी नहीं पाते क्या हुआ। तुम जमीन खरीद चुके होते हो। फिर तुम रस्सी लगाते हो। बोर्ड लगता है, यहाँ खोदना है, पहले पैसा दो। कोई भी बिना तुम्हें दिए नहीं खोदता। तुम घंटे के हिसाब से एक्सेस बेचते हो। एंट्रेंस पर टूल्स बेचते हो और जो भी सोना निकलता है उसमें से हिस्सा लेते हो। कांग्रेचुलेशंस, तुम अमीर हो गए। तुम हीरे निकालकर अमीर कैसे बनते हैं? सोचो, तुम लेट 1800s में आंख खोलते हो। एक घार के उसमें बेहद बड़े डायमंड्स हैं, अभी अभी खुली है और अंदर सैकड़ों माइनर्स पहले से ही घुसे हुए हैं। पिकेक्स झुला रहे हैं। हर कोई अमीर होने के लिए बेकरार है। दिन गुजरते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। एक्साइटमेंट धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। लोग बेसब्र होने लगते हैं, रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। तब तुम आगे बढ़ते हो। तुम कहते हो डायमंड जमीन के नीचे नहीं बढ़ते, वो पत्थर के ऊपर वाले हिस्सों में बनते हैं। फिर तुम उन्हें दिखाते हो, साइडवेज माइन कैसे करते हैं, दीवारों के अंदर से ऊपर की तरफ कैसे काटते हैं। पागलपन लगता है मगर वो मायूस है, इसलिए वो तुम्हारी नकल करते हैं। जल्द ही पूरी घार अंदर से खोखली हो जाती है, धूल गिरती है, दरारें फैलती हैं और फिर सब कुछ गिर जाता है। पूरा माइंड कोलैप्स हो जाता है। माइंड को बेकार करार दे दिया जाता है। ओनर घबरा जाता है। जमीन लगभग कुछ भी नहीं के बदले बेच देता है और तुम उसे खरीद लेते हो। फिर तुम खबर फैलाते हो, जब घार गिरी थी पत्थर हिल गए थे, अब डायमंड्स कहीं भी हो सकते हैं अंदर। फिर से लाइन लग जाती है। इस दफा अंदर जाने के लिए वो तुम्हें पैसा देते हैं। अगर तुम्हारे पास मेडिवल यूरोप में एक स्मार्टफोन होता तो क्या होता? तुम 14th सेंचुरी इंग्लैंड में आंख खोलते हो। गांव के किसान तुम्हें घूर रहे हैं जैसे तुम यहाँ के हो ही नहीं। तुम सबसे गरीब आदमी की तरह कपड़े पहने हुए हो, कीचड़ से भरे हुए, और तुम्हें समझ ही नहीं आता तुम यहाँ कैसे आए। जब तक तुम अपनी जेब में फोन महसूस नहीं करते। फोन पूरी तरह चार्ज है मगर ना सिग्नल ना इंटरनेट। तुम उसे एक अंधेरी बान में टेस्ट करते हो। फ्लैशलाइट ऑन होती है। लोग होश उड़ाकर पीछे हट जाते हैं। तुम स्क्रीन पर उन्हें उनका ही रिफ्लेक्शन दिखाते हो और कोई धीरे से एक लफ्ज फुसफुसाता है, जादू। तुम फौरन स्ट्रेटेजी बदल देते हो। कैलकुलेटर यूज करके तुम एक टूटा हुआ कार्ट व्हील ठीक कर देते हो। क्रॉप रोज परफेक्टली मेजर कर देते हो। सिक्के तुम्हारे हाथ में गिरने लगते हैं मगर प्रीस्ट तुम्हें देख रहा है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि ये जादू
वैल्यू है तो तुम खत्म हो। इसलिए तुम गांव छोड़ देते हो, कंपास फॉलो करते हुए नॉर्थ की तरफ निकल जाते हो। कुछ दिन बाद तुम उसे देखते हो, दूर अफक पर एक बड़ी पत्थर की कैसल सिटी, बुलंद दीवारें, हवा में लहराते बैनर्स, पूरा एक किंगडम। ग्रेट हॉल के अंदर नोबल्स तुम्हारे गिर्द जमा हो जाते हैं। तुम उनके स्क्राइब से तेज टैक्स कैलकुलेट कर देते हो, अगला मून फेस प्रेडिक्ट कर देते हो, रात के आसमान में उन्हें ऐसी डिटेल्स दिखाते हो जो उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं की। तुम्हारी बैटरी 1% पर आ जाती है। किंग कहता है वो ये पावर खुद देखना चाहता है जिसके बारे में सब फुसफुसा रहे हैं। तुम फोन उठाते हो उसे दिखाने के लिए और फोन बंद, तुम खत्म। अगर तुम कभी पैसा छापना बंद ही न करो तो क्या होगा? लेवल 1 बेडरूम बिलियनेयर। तुम घर पर अपने पहले $10,000 छापते हो और हैरानी की बात ये काम कर जाता है। ना कोई अलार्म ना पुलिस, तो नेचुरली तुम $100,000 छाप देते हो। अगली सुबह एक कार खरीद लेते हो, कुछ भी नहीं बदलता, दुकान वाले कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इसलिए तुम बिगर प्रिंटर ले आते हो। लेवल 2 गराज टाइकून। अब तुम मिलियंस छाप रहे हो, हाउसेस खरीद रहे हो, कार्स खरीद रहे हो, पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स से खरीद लेते हो। तुम एक बोट भी खरीद लेते हो, हालांकि तुम पानी के करीब भी नहीं रहते, मगर कुछ अजीब लगने लगता है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, तुम्हारी फेवरेट स्नैक की प्राइस अचानक डबल हो जाती है, इन्फ्लेशन ने एंट्री ले ली है। तुम फिर अपग्रेड करते हो। लेवल 3 इंडस्ट्रियल मनी फैक्ट्री। मशीन्स दिन रात चल रही हैं, कैश लोकल इकोनॉमी में बारिश की तरह गिर रहा है। अब रोटी $50 की हो चुकी है, लोग कंफ्यूज हैं। तुम अपना बैंक बैलेंस देखते हो और सोचते हो, एक मिनट, मेरा पैसा कम क्यों लग रहा है? फिर तुम नेशनल स्केल पर अपग्रेड करते हो। लेवल 4 इकोनॉमिक केओस सिम्युलेटर। शहर भर में प्राइसेस रात भर में डबल हो जाती है, बैंक्स घबरा जाते हैं, न्यूज चैनल्स इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चला देते हैं, तुम्हारी नेटवर्थ स्काई रॉकेट कर रही है, मगर हर दिन तुम कम चीजें अफोर्ड कर पा रहे हो। फाइनल लेवल हाइपर इन्फ्लेशन। अब पैसा वेट के हिसाब से बिक रहा है, लोग लंच खरीदने के लिए व्हील बैरो भर के कैश लेकर जा रहे हैं, दुकान वाले पैसा लेना ही बंद कर देते हैं, लोग खाने का सामान ट्रेड करने लगते हैं, और फिर आखिरकार गवर्नमेंट तुम्हारे दरवाजे पर नॉक करती है। तुम अमीर नहीं बने, तुमने सिर्फ बाकी सबको गरीब बना दिया। अगर तुम एंशिएंट रोम में एक बार्बर शॉप खोलते तो क्या होता? डे 1 तुम रोमन फोरम में एक कुर्सी घसीट कर लाते हो, साथ में सिजर्स, एक मिरर और बिल्कुल जीरो आइडिया के रोमन हेयर कट्स कैसे होते हैं। एक बोर्ड लीजनरी आकर बैठता है और कहता है बस मुझे इंटिमिडेटिंग बना दो। तुम पैनिक हो जाते हो और उसके सर के साइड्स पर लाइटनिंग बोल्ट्स शेव कर देते हो। उसकी पूरी यूनिट भी लाइन में लग जाती है। डे 3 बात पूरे रोम में फैल जाती है। मर्चेंट्स ट्रिम्स चाहते हैं, सोल्जर्स वॉरियर फेड्स, एक ग्लैडिएटर भी आता है कोलोसियम फाइट से पहले। तुम उसे कार्व्ड लाइटनिंग लाइंस और ब्रूटल फेड देते हो। जब वो जीतता है क्राउड पागल हो जाता है। डे 5 एक मशकूक आदमी तुम्हारी कुर्सी के पास आता है, बड़ी सी रोब, हुड, फेक मस्टैश। वो बैठकर कहता है अगर खूबसूरती सिर्फ जाहिरी है तो बाल काटने का क्या फायदा। तुम उसे घूरते हो, फिर उसकी फेक मस्टैश उतारते हो। वो है सोक्रेटिस। तुमने उसे बुलाया नहीं, वो बस रोम घूम रहा है। वो सांस लेकर कहता है ठीक है मुझे वाइज बना दो। तुम उसे रोमन हिस्ट्री का सबसे बुरा हेयर कट देते हो। वो मिरर में देखता है, लंबी खामोशी। तुम झुककर कहते हो ज्यादा समझदार महसूस हो रहा है। सोक्रेटिस फौरन एक और लेक्चर शुरू कर देता है, तो तुम उसे कारपेट में लपेट देते हो और अगले मर्चेंट कैरावान के साथ वापस ग्रीस भेज देते हो। डे 7 अब रोम पूरा हेयर कट ऑब्सेस्ड हो चुका है, यहाँ तक कि जूलियस सीजर खुद आता है और कहता है बस कुछ सिंपल कर दो। तुम उसे एक शॉर्ट फ्रिंज दे देते हो। कांग्रेचुलेशंस, तुमने अभी अभी सीजर कट इन्वेंट कर दिया। अगर तुम मिडीवल यूरोप में सोप ले आते तो क्या होता? डे 1 तुम 14th सेंचुरी लंदन पहुंचते हो। गलियों में मिट्टी और पेशाब की स्मेल है, 80,000 लोग और जीरो प्लम्बिंग। एक नाइट गुजरता है, वो 3 महीने से नहीं नहाया और उसे इस बात पर फख्र है। डे 2 तुम एक बकेट में सोप झाग बनाते हो, लोग जमा हो जाते हैं। तुम एक अजनबी के हाथ धोते हो, वो देखता है भूरा पानी उसकी उंगलियों से टपक रहा है। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ नीचे से इतने सफेद हैं। वो समझता था यही उसकी स्किन का कलर है। डे 3 एक नोबलमैन आता है जो परफ्यूम में डूबा हुआ है। वो एक साथ गुलाब और मौत की स्मेल कर रहा है। तुम उसे एक सोप बार देते हो, वो उसे सूंघता है और तुम्हारा पूरा स्टॉक खरीद लेता है। डे 4 सोक्रेटिस आ जाता है, गलत सदी गलत कॉन्टिनेंट। वो सोप उठाता है, सूंघता है और एक बाइट ले लेता है। तुम फौरन उसके मुंह से सोप निकालते हो। वो पूछता है अगर ये बाहर साफ करता है तो अंदर क्या साफ करेगा? तुम उसे अगले मर्चेंट शिप पर बिठाकर वापस ग्रीस भेज देते हो। शिप पर वो सबसे ज्यादा साफ और अच्छा स्मेल कर रहा होता है। वीक 1 एक प्रीस्ट तुम्हारे सोप को विचक्राफ्ट कहता है, फिर रात को 12 बजे आता है और 6 सोप बार्स खरीद कर ले जाता है। मंथ 1 लंदन का आधा शहर सोप खरीद रहा है, बाकी आधा अभी भी समझता है कि तुम विच हो। तुम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए थे जहाँ कस्टमर को पहले ये मानना पड़ता है कि वो बदबू करता है, सोप। हिस्ट्री के किस एरा में तुम सबसे जल्दी मर जाते? 10,000 BC। तुम स्टोन एज में भूखे जागते हो। तुम्हें एक झाड़ी मिलती है और तुम मुट्ठी भर बेरीज खा लेते हो। कुछ ही सेकंड्स बाद तुम्हारे होंठ सुन्न हो जाते हैं, पेट उलटने लगता है। पता चलता है यहाँ ज्यादातर पौधे इंसान को मार सकते हैं और तुमने सबसे खराब वाला चुन लिया। 400 BC तुम स्पार्टा पहुंचते हो। एक सेनेटर तुम्हारी हाइट देखता है और सीधा तुम्हें एरिना में भेज देता है। तुम्हारा ओपोनेंट बाहर आता है, ऐसा लगता है जैसे मार्बल से तराशा गया हो। उसके बाजू तुम्हारी टांगों से मोटे हैं। साइड में सोक्रेटिस झुक कर कहता है, तकलीफ से कैरेक्टर बनता है और तुम अभी भी जमीन पर पड़े हो। 500 AD पर्शिया, आखिर एक सिविलाइज्ड जगह, रेशम के कपड़े, गरम हम्माम, ऐसे फल जिनके नाम भी तुम नहीं जानते। किंग तुम्हें अपने दस्तरख्वान पर बुलाता है। तुम लेफ्ट हैंड से खाना उठा लेते हो। पूरा कमरा खामोश हो जाता है। तुम एक बाइट भी फिनिश नहीं करते कि गार्ड्स तुम्हें पकड़ लेते हैं।
880 तुम मुंह के बल जमे हुए कीचड़ में गिरते हो। एक वाइकिंग तुम्हें शील्ड और एक्स देता है। तुम मुश्किल से दोनों उठा पाते हो। वो तुम्हें घसीट कर एक लॉन्ग शिप पर ले जाते हैं। सब लोग परफेक्ट रिदम में रोइंग कर रहे हैं और तुम मुश्किल से ओर पकड़ पा रहे हो। समंदर के बीच में तुम्हारा पेट जवाब दे देता है। तुम सफर से जिंदा बच जाते हो। वो तुम्हें रिवॉर्ड देते हैं और अगले ही दिन तुम्हें लड़ाई के लिए भेज देते हैं। रेजर्स एग्जिस्ट करने से पहले लोग शेव कैसे करते थे? स्टोन एज 1 लाख साल पहले तुम्हारा रेजर होता था क्लैम शेल। तुम एक एक बाल को शेल से खींच कर निकालते थे। स्टाइल के लिए नहीं, अगर दाढ़ी गीली हो जाए और फ्रीज हो जाए तो वो स्किन को फाड़ देती थी। तुम ग्रूमिंग नहीं कर रहे थे, तुम सरवाइव कर रहे थे। एंशिएंट रोम, यहाँ पर जूलियस सीजर अपनी दाढ़ी ट्वीजर से प्लग करवाता था। हर बाल रोज। सोचो, रोम का सबसे पावरफुल आदमी कुर्सी पर बैठा दर्द से मुंह बना रहा है। आम लोग क्या करते थे? पहले पमिस स्टोन से दाढ़ी घिसते थे, फिर डल ब्लेड को रॉ स्किन पर चलाते थे। ना क्रीम ना एंटीसेप्टिक। मिडीवल यूरोप, बार्बर तुम्हारा फेस वेट करता, एक लंबी आयरन ब्लेड उठाता और मिरर के बिना तुम्हारी स्किन स्क्रैप करता। प्योर ट्रस्ट एक्सरसाइज। एंशिएंट इंडिया, लोग फेस पर हल्दी और चिकपी फ्लावर बेसन का पेस्ट लगाते थे जो हेयर को कमजोर करता था। जो हेयर बच जाता वो कॉपर ब्लेड से रिमूव करते। 1700s, फिर आया स्ट्रेट रेजर, फोल्डिंग ब्लेड, सीधा तुम्हारी गर्दन के पास। अगर बार्बर को छींक आ जाए तो तुम्हारी नेकलाइन परमानेंटली चेंज। इसलिए इसे कहते थे कट थ्रोट रेजर और ऑनेस्टली नाम बिल्कुल सही था। आज तुम्हारे पास 3 ब्लेड्स, ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप्स, पिवटिंग हेड्स, सब कुछ है। फिर भी जॉ लाइन पर रेजर प्रॉपरली काम नहीं करता। हिस्ट्री चेंज हो गई, जॉ लाइन नहीं। अगर तुम मिडीवल यूरोप में सोप ले आते तो क्या होता? डे 1 तुम 14th सेंचुरी लंदन पहुंचते हो। गलियों में मिट्टी और पेशाब की स्मेल है। 80,000 लोग और 0 प्लम्बिंग। एक नाइट गुजरता है, वो 3 महीने से नहीं नहाया और उसे इस बात पर फख्र है। डे 2 तुम एक बकेट में सोप झाग बनाते हो। लोग जमा हो जाते हैं। तुम एक अजनबी के हाथ धोते हो। वो देखता है भूरा पानी उसकी उंगलियों से टपक रहा है। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ नीचे से इतने सफेद हैं। वो समझता था यही उसकी स्किन का कलर है। डे 3 एक नोबलमैन आता है जो परफ्यूम में डूबा हुआ है। वो एक साथ गुलाब और मौत की स्मेल कर रहा है। तुम उसे एक सोप बार देते हो। वो उसे सूंघता है और तुम्हारा पूरा स्टॉक खरीद लेता है। डे 4 सोक्रेटिस आ जाता है। गलत सदी, गलत कॉन्टिनेंट। वो सोप उठाता है, सूंघता है और एक बाइट ले लेता है। तुम फौरन उसके मुंह से सोप निकालते हो। वो पूछता है, अगर ये बाहर साफ करता है तो अंदर क्या साफ करेगा? तुम उसे अगले मर्चेंट शिप पर बिठाकर वापस ग्रीस भेज देते हो। शिप पर वो सबसे ज्यादा साफ और अच्छा स्मेल कर रहा होता है। वीक 1 एक प्रीस्ट तुम्हारे सोप को विचक्राफ्ट कहता है। फिर रात को 12 बजे आता है और 6 सोप बार्स खरीद कर ले जाता है। मंथ 1 लंदन का आधा शहर सोप खरीद रहा है, बाकी आधा अभी भी समझता है कि तुम विच हो। तुम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए थे जहाँ कस्टमर को पहले ये मानना पड़ता है कि वो बदबू करता है सोप।